नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल ISPC सॉल्यूशन पर। हम लोग आज फिजिक्स का मैराथन वीडियो देखेंगे जो कि आगामी बीपीएससी के AETO तथा 72वीं बीपीएससी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस थ्योरी दोनों देखेंगे। चलते हैं टॉपिक की ओर। जनरल साइंस में हमारा पहला टॉपिक है फिजिक्स। इसमें आपका पहला यूनिट है मात्रक या इकाई। तो पहला कह रहा है कि विकल्पानुसार यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग मूल भौतिक राशि क्या है। तो मूल भौतिक राशि आपका है विद्युत धारा। हम लोग आगे देखेंगे कि टोटल 7 जो होता है मूल भौतिक राशि होती है, विद्युत धारा भी उसमें से एक है। दूसरा कह रहा है कि विद्युत शक्ति की इकाई है। तो विद्युत शक्ति की इकाई वाट हो जाता है, वाट। आवृत्ति को मापा जाता है तो इसे हर्ट्ज में मापा जाता है। आवृत्ति में फिर वही सेम है कि हर्ट्ज को मापा जाता है तो आवृत्ति में। ओम मीटर मात्रक है तो प्रतिरोधकता का, और प्रतिरोध पूछे तो ओम, सिर्फ ओम, और प्रतिरोधकता तो ओम मीटर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष इकाई है तो ये दूरी का है। एंगस्ट्रम इकाई है तो लंबाई की है। इसका 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट कह रहा है कि 1 माइक्रोन बराबर है तो ये हो जाता है 1/1000 mm। इसी को कभी कभी ऐसे भी लिख देता है 0.001 mm। तो ये भी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 1 किलोमीटर दूरी का तत्पर है तो इसका मतलब होता है 1000 मीटर। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम के। दाब की ऐसा इकाई है 3 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, जिसे पास्कल कहा जाता है। फिर दाब का फार्मूला क्या होता है, प्रेशर बराबर हो जाता है आपका फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स बल का न्यूटन हो जाएगा और एरिया का हो जाएगा वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर। तो यही हो जाता है आपका, जिसे कि कहा जाता है पास्कल। विकृति का मात्रक है तो ये मात्रकहीन होता है, क्योंकि विकृति बराबर क्या होता है, जैसे विकृति का मतलब इंग्लिश में से स्ट्रेन बोलते हैं। तो स्ट्रेन बराबर होता है चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। तो मान लिया जाए कि पहले लंबाई मीटर में थी और फिर बाद में भी तो मीटर में ही आएगा, तो मीटर से मीटर कट जाता है। तो इसीलिए आपका हो जाता है विकृति यानी कि स्ट्रेन का कोई मात्रक ही नहीं होता है, मात्रक लेस होता है, यूनिट लेस। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है, तो ये मापी जाती है एमीटर से। सही सुमेलित नहीं है तो गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध, हम लोग ऊपर देख चुके हैं कि विद्युत प्रतिरोध को मापा जाता है ओम में। तो ये हो जाएगा गैल्वेनोमीटर, ये गलत हो जाएगा। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है, तो आर्द्रता हाइग्रोमीटर से। इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राम EEG निगरानी के लिए उपयोग होती है। तो EEG किसके निगरानी के लिए उपयोग होता है, तो मस्तिष्क का। 1 जेप्टो बराबर होता है तो ये होता है 10⁻21 का। ऐसे याद रखिएगा, जैसे 21 जब लिखेंगे तो जेड जैसा लगेगा 21, ऐसे करके थोड़ा सा बना सकते हैं जेप्टो। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड बार यानी चुंबक जिसकी उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा में स्थित है के चारों ओर उदासीन बिंदु की संख्या है। तो 2 ही होता है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, बस। अब नेक्स्ट है कि हम लोग देख लेते हैं कि SI मूल राशियाँ एवं उनके मात्रक। तो टोटल 7 है, आगे देख लेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 में है, 6 में, 7 में। हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। पहला हो जाएगा आपका लंबाई, इसके मात्रक मीटर है, इसका प्रतीक m होता है। दूसरा है द्रव्यमान, इसे किलोग्राम में मापते हैं, इसका सिंबल kg है। समय, इसे सेकंड में मापते हैं, s। विद्युत धारा एम्पियर में मापा जाता है, इसका सिंबल a है। नेक्स्ट का रहा है ताप, तो इसका आपका मात्रक केल्विन हो जाएगा, के सिंबल है। पदार्थ की मात्रा मोल, ज्योति तीव्रता कैंडेला। तो ये 7 आपका हो जाता है फंडामेंटल यूनिट, मूल मात्रक। अब यही है कि मूल मात्रक से जो बनाया जाता है तो विशिष्ट नामों एवं प्रतीकों वाले मात्रक की व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न का मतलब है कि जो मूल भौतिक राशि को तोड़ मरोड़ कर बनाया जाता है। जैसे आपको देखेंगे कि क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न मात्रक, इसको याद रखिएगा, प्रतीक एवं इसका चिन्ह दिया हुआ है, मात्रक का विशिष्ट नाम भौतिक राशि। पहला है समतल कोण, इसका मात्रक होता है रेडियन, इसका सिंबल देख लेंगे। घन कोण हो जाता है, इसको कहा जाता है सॉलिड एंगल। ये प्लेन एंगल हो गया तो इसे मापा जाता है रेडियन में, और सॉलिड एंगल को अस्टेरेडियन में। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, बल को न्यूटन में, दाब या प्रतिबल को पास्कल में। कार्य ऊर्जा, उष्मा की ऊर्जा मात्रा, ये सब जूल हो जाता है, ऊर्जा का, कार्य का, उष्मा का। शक्ति, रेडियंट फ्लक्स का वाट, विद्युत आवेश का कूलाम। वोल्टता या विद्युत विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है। विद्युत धारिता को फैराड में। विद्युत प्रतिरोध को ओम में।
विद्युत चालकता को सीमेंस में, चुंबकीय फ्लक्स को वेबर में, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को टेस्ला में, प्रेरकत्व को हेनरी में, ज्योति फ्लक्स को ल्यूमेन में, प्रदीप्ति घनत्व को लक्स में, एक रेडियो न्यूक्लाइड की सक्रियता को बेकुरल में, आवेशित विकिरण की मात्रा को ग्रे में, विकिरण मात्रा के समतुल्य को सीबर्ट में, और उत्प्रेरक सक्रियता को कैटर में। इसका आप सिंबल देख सकते हैं। शुरू से हो जाएगा आपका रेडियन का हो जाएगा रेडियन, स्टेरेडियन, हर्ज, न्यूटन, पास्कल पीए, जूल का जे, वाट का डब्लू, कुलाम का सी, बोल्ट का वी, फैराड का एफ, ओम को ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद होगा सीमेंस, वेबर, टेस्ला, हेनरी, ल्यूमेन, लक्स, बेकुरल, ग्रे, सीबर्ट। लास्ट में हो गया हमारा कैटल। नेक्स्ट है कि एसआई मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त कुछ व्युत्पन्न मात्रक। यही व्युत्पन्न राशि की बात कर रहे थे उस समय, उसमें उल्टा बोला गया है। एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। एरिया का क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसको भी मीटर में मापते हैं, इसको भी मीटर में, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम का क्या हो जाता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो तीनों को एम एम एम, तो एम क्यू आयतन हो जाता है। चाल या वेग का हो जाता है मीटर पर सेकेंड, त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तरंग संख्या एम इनवर्स, घनत्व या द्रव्यमान घनत्व को किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, पृष्ठ तनाव का किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, विशिष्ट आयतन का मीटर क्यूब केजी इनवर्स, विद्युत धारा घनत्व का एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का एम्पियर प्रति मीटर, पदार्थ की सांद्रता की मात्रा इसे पहुंच जाता है मोल एम इनवर्स 3, द्रव्यमान सांद्रता किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और ये ज्योति ये आपका हो जाएगा ल्यूमिनेंस का कैंडेला मीटर इनवर्स 2। इसको याद रखिएगा, ये हमेशा पूछता है 10 की घातों के नाम में उनके प्रतीक चिन्ह। तो क्या हो जाता है, इसको ऐसे याद रखिएगा। यहाँ से शुरू कीजिएगा, तो यहाँ से चलिएगा डेका, हेक्टो, किलो, मेगा। डेका का 1, हेक्टो का 2, किलो का 3, मेगा का 6, गीगा का 10⁻9, टेरा का 12, पेटा का 15, एक्सा का 18, जेट्टा का 21, योट्टा का 24। ऐसे याद रखिएगा, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते जाइएगा। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेट्टा, योट्टा। उसी तरह इस तरफ भी कीजिएगा। पहला हो जाएगा डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिक्को, फेम्टो, एट्टो, जेप्टो, युक्टो। नीचे से ऊपर की ओर जाइएगा। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, डेसी 1, सेंटी 2, मिली 3, माइक्रो 6, नैनो 9, पिक्को 12, फेम्टो 15, एट्टो 18, जेप्टो 21, युक्टो 24। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यांत्रिकी, मैकेनिक्स। इसमें पहला कह रहा है कि विस्थापन, वेग, बल और आयतन में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है। तो सदिश और अदिश क्या होता है, इस पहले में लोग देख लेते हैं। तो सदिश में क्या होता है कि आपका आयतन मात्रा के साथ साथ एक डायरेक्शन भी होता है। सॉरी, अगर सदिश पूछे तो क्या हो जाएगा इसमें कि मात्रक के परिणाम के साथ साथ मात्रक नहीं, परिमाप, यानी कि उसका मात्रा के साथ साथ या मात्रक परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, प्लस दिशा, एक डायरेक्शन भी दिया रहे, तो ये सदिश हो जाता है। जबकि जिसमें केवल परिमाण हो लेकिन दिशा नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, वो अदिश हो जाएगा। अदिश परिमाण जैसे 5 दिया हुआ है लेकिन किस डायरेक्शन में है ये नहीं दिया हुआ है, तो ये आपका अदिश हो जाएगा। तो वही कह रहा था यहाँ पे कि इनमें से कौन सा अदिश है, तो अदिश नहीं, सदिश नहीं है, तो ये आपका अदिश हो जाएगा आयतन। जबकि विस्थापन, वेग, बल ये सब क्या है, सदिश है। इसमें एक ट्रिक लगा सकते हैं, बस से जनरली जो होता है वो आपका वेग, बल, विस्थापन ये सब क्या हो जाता है, सदिश होता है। दूसरा में है कि गति, वेग, त्वरण, विस्थापन में से सदिश राशि नहीं है, तो जो गति होता है वो अदिश होता है। जबकि और सब जितने भी हैं, वेग, त्वरण, विस्थापन ये सब सदिश होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि दाब अदिश या सदिश में से क्या है, तो दाब जो होता है वो अदिश होता है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो मोमेंटम यानी P बराबर क्या हो जाता है, एम भी, मास इंटू वेलोसिटी। और कह रहा है कि वेग से उसको भागा देना है, तो V से भी कट जाएगा तो हमारा मास आ जाएगा, यानी द्रव्यमान आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि बल गुणनफल है, तो F बराबर क्या हो जाता है, M में, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान एवं तो और त्वरण का गुणनफल होता है बल। नेक्स्ट कह रहा है कि ये सेकंड लॉ से निकलता है, न्यूटन का द्वितीय नियम से इसका फॉर्मूला आता है बराबर एम में,
और पहला नियम से आपको आ जाता है जड़त्व का या बल का परिभाषा और जड़त्व का नियम। इसमें कह रहा है गति को सर्वप्रथम परिभाषित किया था, तो ये गैलीलियो ने परिभाषित किया था। नेक्स्ट कह रहा है कि एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है, तो ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है कोरियोलिस बल। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, तो ये अपकेंद्रन पे कार्य करता है। अपकेंद्रन मतलब होता है कि केंद्र की ओर ना कर केंद्र की बाहर की ओर, और एक होता है अभिकेंद्र, तो जो केंद्र की ओर लगता है अभिकेंद्री बल हो जाता है इसमें। तो क्या हो जाता है, वॉशिंग मशीन जो होता है या फिर मक्खन निकालने वाला मशीन, ये सब जो होता है वो अपकेंद्रन पे कार्य करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, तो रोलिंग घर्षण। फुटबॉल के खेल में गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, यह गोलकीपर को सक्षम बनाता है तो संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। केंद्राभिमुख बल जिम्मेदार है तो वस्तु के वृत्ताकार पथ पर गतिमान करने के लिए। केंद्राभिमुख बल जो होता है ये वस्तु के वृत्ताकार बनाने के लिए ये केंद्र की ओर अभिमुख रहता है, इसलिए इसका नाम ही है केंद्राभिमुख बल। इसे अभिकेंद्री बल भी कहते हैं। किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है, तो गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा बदलने के लिए। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर तेज मोड़ लेती है तो बस में बैठे यात्री बाईं ओर झुकता है, ये आपका जड़त्व के नियम के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट करें कि एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए अस्थिर रहेगा, तो इसमें गतिज ऊर्जा स्थिर रहेगा। यदि बल को न्यूटन, इसको ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा सा यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए गए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा, तो ये क्या हो जाता है W बराबर Fs, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो कह रहा है यहाँ पे न्यूटन हो जाएगा, ये मीटर, तो न्यूटन मीटर को क्या कहते हैं, जूल। यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रही है तो तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। निर्वात यानी शून्य में एक साथ पहुंचेगा, लेकिन यही अगर यहाँ पे वायु वगैरह रहेगा तो जो भारी चीज है वो पहले पहुंचेगा। निर्वात है इसलिए एक साथ पहुंचेगा। यदि धरती के घूमने की गति यानी घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या हो जाएगा, तो ये घट जाता है, इंपॉर्टेंट है। लोलक की कालावधि, तो ये आपका लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, टाइम पीरियड उसका लोलक का। हमारा थर्ड टॉपिक है, थर्ड यूनिट के स्थूल पदार्थों के गुण। इसे हमारे सब प्रश्न आता है। तो पहला है कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का रीजन है, तो वर्षा का बूंद गोल क्यों होता है, तो यह पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है, गोल होता है। नेक्स्ट है कि सबसे ज़्यादा श्यानता किसमें है, जल, वायु, रक्त और शहद में से, तो ये सब में से शहद की श्यानता सबसे ज़्यादा होती है। किस ताप पर पानी का घनत्व मैक्सिमम होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। किस नियम के अनुसार समान ताप और समान दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, तो ये आपका एवोगाद्रो का नियम है। नेक्स्ट है कि बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाएगी तो जल स्तर नहीं बदलेगा। ये इसका है, पूछता है कि जल स्तर बदल जाता है, तो नहीं, सेम स्तर रहता है। नेक्स्ट कह रहा है कि वातानुकूलन में ठंडक होती है, तो गैस के दबाने एवं मुक्त करने से। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करता है, तो वायुमंडलीय दाब का बढ़ना साफ मौसम या खराब मौसम के अंत का संकेत। अचानक वृद्धि है यानी कि इसमें तेज बारिश ये सब होता है। इसमें वायुमंडलीय दबाव का बढ़ना ये तो ठीक है, लेकिन इसमें हो जाता है कि अचानक तेज बारिश होगी, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि बहुत ठंड के मौसम में पानी का विस्तार जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा लाइट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे हर बार पूछता है प्रश्न। पहला कह रहा है कि सौर विकिरण इस परास में दिखता है, तो 400 nm से 700 nm के बीच दिखता है सौर विकिरण का परास, 400 से 700 के बीच। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा है, तो इसका आपका है 3900 एंगस्ट्रम से लेकर 7600 एंगस्ट्रम तक। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, तो ये तरंग एवं कण दोनों के रूप में होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानतः है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि निर्वात में। नेक्स्ट है कि प्रकाश की गति कांच, निर्वात, जल, वायु में से इसके बीच से जाते समय न्यूनतम होगी, तो न्यूनतम हो जाएगा आपका कांच में। इसमें क्या हो जाता है कि जो प्रकाश की गति है सबसे ज़्यादा हो जाता है आपका निर्वात में मैक्सिमम, उसके बाद गैस में, उसके बाद आपका हो जाएगा द्रव में और फिर ठोस में। तो अगर जो ठोस है उसमें सबसे कम, फिर द्रव, फिर गैस, फिर निर्वात, तो यहाँ से आपका घटता चला जाता है क्रम, तो यही हो जाएगा। तो अगर पूछेगा मैक्सिमम किस में है, तो आपका निर्वात में हो जाएगा,
और मिनिमम हो जाएगा आपका ठोस में, यानी कांच इसमें ठोस है, जबकि जल वायु ये सब ये हो जाएगा सबसे कम ज़्यादा ठोस कांच में, उसके बाद जल में, उसके बाद वायु में, उसके बाद निर्वात में। निर्वात में सबसे ज़्यादा, इसको आप लोग देख लीजिएगा। क्रम भी दे सकता है पूछने के लिए। एक चीज़ और पूछता है इसमें, जैसे आप प्रकाश का देख लिए, एक ध्वनि का पूछेगा तो ध्वनि में इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, उसमें सबसे ज़्यादा ठोस में हो जाता है, फिर द्रव में, फिर गैस में, और निर्वात से तो जाता ही नहीं है, क्योंकि ध्वनि को जाने के लिए एक दूसरे का माध्यम चाहिए होता है, तो इसका क्रम उल्टा होता है, जबकि लाइट में जस्ट अपोजिट होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय तो लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो नहीं बदलती है, आवृत्ति। आवृत्ति ये हमेशा पूछता है कि क्या नहीं बदलेगा, तो आवृत्ति। रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है, तो प्रकाश का अपवर्तन। आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। समुद्र नीला प्रतीत होता है तो प्रकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट कह रहा है कि जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है, यह घटना का कारण है, तो प्रकाश का व्यतिकरण। नेक्स्ट है कि दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार अवतल है। अवतल में बड़ा कब बनता है, ये भी पूछता है कभी कभी। तो जब फोकस और ध्रुव के बीच रहता है, पी और एफ के बीच जब वस्तु को रखते हैं तो क्या हो जाता है, इसके जस्ट अपोजिट बन जाता है जाकर यहाँ पे। तो यहाँ पे बड़ा, आभासी और सीधा बनता है। नेक्स्ट है कि दाढ़ी बनाने के इसी का यूज आपका दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है अवतल दर्पण में, यही वाला चित्र जब बड़ा बनाना हो तो। प्रकाश के 7 रंग होते हैं, रंगों का अलग करने का क्या तरीका है, तो प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जाता है, और इसका क्या हो जाता है, भीब गयोर। बैजानी, हाँ पीनाला इसको इंग्लिश में कहते हैं, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, बैजानी है, पी, नाला नारंगी और लाल, भीब गयोर। प्रकाश का वर्ण विच्छेदन संभव है, तो ये प्रिज्म द्वारा। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा, तो इस समय नहीं दिखाई देता है। अवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग होता है, तो उत्तल लेंस, याद रखिएगा। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लाते हैं, तो उत्तल। इससे याद कर सकते हैं कि जैसे दूर जब बोलेंगे ना तो इसमें ऊ का उच्चारण आएगा, ऊ, दूर, तो इसमें उत्तल हो जाएगा। और एक बच गया अवतल, तो अवतल का हो जाएगा आपका निकट दृष्टि दोष में, इसी से बना सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं, तो उत्तल लेंस से बनते हैं। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। लेंस की क्षमता मापी जाती है, तो डायोप्टर में। यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर है तो इसके फोकस की दूरी होगी, तो इसका आपका हो जाता है 100 से इसको भागा दे दीजिएगा, तो 2 50 दूनी 100, तो 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऐसे 1 से 1 मीटर से भागा देना होता है, लेकिन 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो जाता है, तो इसीलिए उसको 100 से भागा देने पे आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा। नेक्स्ट करा कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है। प्रतिबिंब की प्रकृति होगी, तो कम चमक वाला एक घोड़ा। निकट दृष्टि दोष उपचारित किया जा सकता है, तो अवतल लेंस से, और दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस से। प्रकाश वर्ष का संबंध है, तो दूरी को मापता है प्रकाश वर्ष। ऐसे वर्ष दिखने से समय लगेगा, लेकिन ये बार बार पूछता है कि प्रकाश वर्ष किसका मापक है, तो दूरी का। नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं, एक दूसरे के समानांतर। बड़े शोरूम में तथा डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है, तो ये उत्तल दर्पण होता है। नेक्स्ट करा कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, तो सबसे ज़्यादा निर्वात में है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद जल में हो जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद कांच में 2 × 10⁸। उसके बाद हीरा में 1.24 × 10⁸। नेक्स्ट करा कि अवतल दर्पण से बनी प्रतिबिंबों की विभिन्न स्थितियां, ये भी पूछता है। जैसे इसमें क्या है कि जब वक्ता केंद्र पर रखेंगे तो कुछ नहीं है, इसमें याद रखना वक्ता केंद्र पर रखेंगे तो वक्ता केंद्र पर ही बनेगा, उल्टा और वास्तविक और समान आकार। इसमें उल्टा और वास्तविक सब जगह बनेगा, बस एक जगह है सीधा और आभासी, और वो ये इसमें भी उल्टा और वास्तविक है जब ध्रुव और फोकस के मध्य रहता है, तो दर्पण के पीछे सीधा और आभासी और बड़ा बनेगा, और ये आपका क्या हो जाएगा दर्पण के पीछे। और बाकी में क्या होता है कि सारा में वास्तविक उल्टा याद रख लीजिएगा। अब इसमें है कि जब अनंत पे रहेगा तो कहाँ पे बनेगा, तो फोकस पर,
और जब फोकस पे रहेगा तो अनंत पे, जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है एक दूसरे का। अनंत पे रहेगा तो फोकस पर रहेगा तो अनंत पर। वक्ता केंद्र और अनंत के मध्य रहेगा तो फोकस और वक्ता केंद्र के मध्य, और इसमें देखिए इसमें भी वही है, वक्ता केंद्र और फोकस के मध्य रहेगा तो वक्ता केंद्र और अनंत के मध्य। इसको आप एक साथ देख के याद कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जब अनंत पे रहेगा तो फोकस पर बिंदु में बनेगा, लेकिन जब फोकस पर रहेगा तो अनंत पर बहुत बड़ा बनेगा। ऐसे जब इसका रखते हैं ना तो फोकस से तो बहुत बड़ा बनता है, ऐसे जाता है दूर तक, और जब अंदर उधर से आना होता है तो बिंदु बनता है। इसको क्लास 10 का आप एनसीईआरटी में पढ़ सकते हैं, बढ़िया से दिया, अच्छा से दिया हुआ है। उसके बाद है ये सब कि बड़ा बनेगा वक्ता केंद्र और अनंत के मध्य तो छोटा, ध्रुव और फोकस के मध्य तो बड़ा, वक्ता केंद्र और फोकस के मध्य तो बड़ा। नेक्स्ट है कि लाल और बैंगनी रंग के संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें कह रहा है कि जब लाल का स्पीड किसका सबसे ज़्यादा होता है, तो लाल रंग का चाल सर्वाधिक, अपवर्तनांक सबसे कम, तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा और विक्षेपण सबसे कम। इसको याद रखिएगा, जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, एक सेकेंड, जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है उसका विक्षेपण कम होता है, जिसका तरंगदैर्घ्य कम होता है उसका विक्षेपण सर्वाधिक होता है, और जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है उसका अपवर्तनांक कम होता है। यानी कि विक्षेपण और अपवर्तनांक दोनों एक जैसा होगा, ये भी सर्वाधिक, ये भी, और ये हो जाएगा लाल का चाल स्पीड सबसे ज़्यादा होता है तरंगदैर्घ्य ज़्यादा के कारण, और बैंगनी का सबसे कम तो ये भी कम। इसको देख सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट दिए हुए हैं वस्तुएं और प्रकाश का रंग, तो इसमें कुछ नहीं है, इसको एक बार देख लीजिए। जैसे सफ़ेद है तो सफ़ेद वस्तु सफ़ेद रंग में सफ़ेद दिखेगा, लाल वस्तु सफ़ेद, ये लाल। प्रकाश का रंग अगर सफ़ेद है तो सफ़ेद वस्तु सफ़ेद दिखेगा, लाल वस्तु लाल दिखेगा, हरी वस्तु हरी। सफ़ेद में सब सेम दिखेगा उजला प्रकाश में। जब लाल प्रकाश में इसको देखिएगा सफ़ेद वस्तु को तो लाल दिखेगा, उसी तरह जब लाल वस्तु को देखिएगा लाल में तो लाल दिखेगा, हरे वस्तु को लाल में देखिएगा तो काला हो जाएगा। पीला लाल काला, नीला लाल काला, काली लाल काली। हरा में जब देखिएगा तो सफ़ेद क्या हरा दिखेगा, हर सफ़ेद वस्तु तो सब में जैसा हो वैसा ही दिखेगा। लाल वस्तु क्या हो जाता है कि हरा में काला बन जाएगा, और पीला प्लस लाल मिलेगा तब भी काला, नीला प्लस लाल तब भी काला। हरा इसको देख लीजिएगा सेम ही रहता है, एक बार काला काला काली पीली काली, यही पूछता है ज़्यादातर तो काला ही बन जाता है। नेक्स्ट है दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष के लिए क्या हो जाता है अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। इसमें हो जाता है क्या कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, निकट में दोष आ जाता है, और जबकि दूर की स्पष्ट, एक सेकेंड, इसमें उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट के तो आप स्पष्ट देख लेते हैं लेकिन दूर के स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। उसी तरह दूर दृष्टि दोष में कि दूर तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा लेकिन निकट वाला स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। ये हो गया हमारा 5वां टॉपिक है ऊष्मा एवं उसकी ऊष्मागतिकी। पर इसमें कह रहा है पहला में कि वह ताप बिंदु जिस पर ठोस द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है कहलाता है तैतृक बिंदु कहलाता है, जहाँ पर तीनों एक साथ रहते हैं। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमान मेल खाते हैं, तो -40 पर दोनों सेम रहते हैं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान कितना होता है, तो लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको कैसे निकाला जाता है, तो इसको ऐसे देख सकते हैं, जैसे C/5 बराबर F - 32/9, इसका फार्मूला है। कह रहा है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड को बदलना है, तो क्या हो जाएगा 40/5 बराबर F - 32/9, तो 5 × 40 और 9 × 72। जब इधर माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 2 4 और 7 दिन 10, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए इसका 104 आ गया। उसी तरह कह रहा है कि आपका 50 डिग्री सेंटीग्रेड को बदलना है, तो क्या हो जाएगा C/5 तो यानी कि बराबर F - 32/9, तो इसको कीजिए तो क्या हो जाएगा C के जगह पे हम लोग 50 दे देंगे बटा 5 बराबर F - 32/9, तो 5 दहों को 50 10 90 90, इधर इसको प्लस लाकर जोड़ दीजिए तो 2 9 3 12, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि ठंडे के दिनों में लोहे के गुटक और लकड़ी के गुटक को प्रातः में छुएं तो लोहा का जो गुटका है गुटके को तो ठंडा लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसीलिए ये ठंडा लगता है जबकि वो नहीं कम लगता है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि बाष्पीकरण की दर तेज रहती है, इसलिए ओस नहीं बनता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है तो संपीड़ित गैसों को छोड़ने से,
गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से बाष्पीकृत होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक सकता है क्योंकि तो उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर को दरवाज़ा खोलकर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। थोड़ा सा लग रहा होगा कि ऐसा नहीं है, लेकिन यही होता है। जब रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देते हैं तो उससे जो सीएनजी गैस निकलती है उससे रूम और गर्म होगा, ना कि ठंडा। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो उस कमरे का टेम्परेचर बढ़ जाता है, न कि घटता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें कह रहे हैं कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीन मुक्त युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है, उसकी प्रकृति होती है तो सुक्रालोज की भांति है, सुक्रोज की भांति। स्टीम इंजन चलता है तो उष्मा से चलता है। इसमें विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल दी हुई है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इसमें है कि सबसे ज़्यादा तो नहीं है, ध्वनि का चाल सबसे ज़्यादा ठोस में होता है। इसमें देख सकते हैं हाइड्रोजन में हो जाएगा 1284, हीलियम में 965, शुष्क में हो जाएगा 346, ऑक्सीजन में 316, सल्फर डाइऑक्साइड 213, समुद्री जल में 1531, आशुद्ध जल में 1498, इथेनॉल में 1144, मीथेनॉल 1103, एल्युमिनियम 166420, 6040, निकेल स्टील में 5960, ठोस में 5950, पित्तल में 4700, कांच में फ्लिंट में 3980। इसमें मोटे मोटे याद रखिएगा कि जैसे कि ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। स्पीड कमता जाएगा इधर की ओर। तो इसके आधार पर अगर ऑप्शन में ज़्यादा वाला है तो उसको ठोस से मिलान कर दीजिएगा, उसके बाद द्रव से। नेक्स्ट कह रहा है कि ध्वनि के स्रोत और इसकी तीव्रता डेसिबल में। तो पतियों की सरसराहट से 20 डेसिबल का शोर होता है, फुसफुसाहट से 30 डेसिबल का शोर होता है, कमरे शांत या कार्यालय की ध्वनि 40 डेसिबल, समान बातचीत के समय 60 डेसिबल, ट्रक की आवाज़ 80 से 85 डेसिबल, जेट इंजन की आवाज़ 120 डेसिबल, जेट प्लेन का उतरना 150 डेसिबल, रॉकेट इंजन 180 डेसिबल। अब नेक्स्ट टॉपिक है 6 नंबर ध्वनि। तो इसमें कह रहा है पहला कि द्रव या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचारित होता है क्या कहलाता है? तो ये माध्यम कहलाता है। माध्यम क्रमशः जल, इस्पात और नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल को आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ता क्रम, यानी कि सबसे कम से ज़्यादा की ओर। तो सबसे कम किस में हो जाएगा आपका? जल में। सबसे ज़्यादा गैस में हो जाएगा तो 3, उसके बाद जल में 1, उसके बाद इस्पात में 2। 3, 1, 2 हमारा राइट आंसर होगा। वायु, द्रव, धातु तथा निर्वात में से ध्वनि का वेग अधिकतम होगा तो मैक्सिमम ठोस में होता है, तो ठोस ये हो जाएगा आपका धातु, उसके बाद द्रव में, उसके बाद वायु में, उसके बाद निर्वात से तो जाएगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा इसका? सबसे ज़्यादा धातु में। निर्वात, जल, वायु तथा इस्पात में से ध्वनि का वेग मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम इस्पात में। ठोस, द्रव एवं गैस में ध्वनि का सबसे तीव्र प्रगमन होगा तो ठोस में। संपीडन है तो उच्च दाब का क्षेत्र, विरलन है तो ये निम्न दाब का क्षेत्र। संपीडन यानी कि उच्च दाब का हो जाता है, विरलन निम्न दाब का। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर है तरंग गति। तो अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है तो ध्वनि। इसमें देखिएगा यहाँ पे भी ध है और यहाँ भी ध है। एक अनुप्रस्थ होगा तो अनुप्रस्थ में हो जाएगा प्रकाश। वायु में ध्वनि तरंग गति अनुदैर्घ्य हो जाता है, ध्वनि धैर्य, ऐसे अनुदैर्घ्य। कौश्मिक किरणें आवेशित कण है। 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो ये तरंगदैर्घ्य कहलाता है। इसको ऐसे देख सकते हैं, जैसे ऐसे रहता है तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आंतों के रोगों के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है तो एक्सरे का यूज किया जाता है। ध्वनि की तीक्ष्णता निर्धारित की जाती है तो तीक्ष्णता तरंगदैर्घ्य के द्वारा निर्धारित होता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, ताता याद रखिएगा। 100 डेसिबल द्रव का प्रबलता स्तर संगत होगा तो एक मशीन शॉप से आने वाली शोरगुल 100 डेसिबल के बराबर होता है। ऑडियोमीटर मापता है तो ध्वनि की तीव्रता। आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है तो रेडियो तरंग का। घड़ी में समय मापा जाता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा। बिल्ली के सुनने की आवृत्ति का विस्तार है तो 45 हर्ट्ज से लेकर 64 किलो हर्ट्ज। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानता है तो 330 मीटर पर सेकंड से लेकर 346 मीटर पर सेकंड तक। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित में से किरणों या तरंगों का उपयोग किया जाता है तो इसके लिए पराध्वनिक तरंग यूज होता है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक, तो इसीलिए इसको अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं। तो जब इंग्लिश से रिलेट करते तो हो जाता है कि भ्रूण के विकास के लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो इसमें अल्ट्रासोनिक वेव यूज किया जाता है। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो राशि जो अपरिवर्तित रहती है तो आवृत्ति। प्रकाश में भी अपरिवर्तित रहेगा और ध्वनि में भी।
दोनों में आवृत्ति जो होता है अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विद्युत धारा। इसको हम लोग पहला प्रश्न कर रहा है कि 100 वाट की बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगा। इसमें कुछ नहीं करना होता, इसमें जितना दिया हुआ है 100 वाट गुने जितना आवर, वाट इंटू घंटा, तो निकल जाएगा आपका खर्च। इसको बटा 1000 कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी 1 इकाई हमारा आंसर आ जाएगा। ऊपर का जितना दिया हुआ है वाट और घंटा उसको 1000 से भाग दे देना होता है, जो रिजल्ट आएगा वही हमारा आंसर होगा। इसमें क्या हो जाएगा, 1 इकाई हमारा आंसर होगा। सेकंड कह रहा है कि बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है, ये होता है किलोवाट घंटा। नेक्स्ट कह रहा है कि 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो ये आपका समानांतर प्रतिरोध है। रेसिस्टेंस को 2 रूपों में जोड़ा जा सकता है, एक तो होता है आपका समानांतर क्रम, एक होता है श्रेणी क्रम। तो जब श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ रहे 2 प्रतिरोध, इसको ऐसे देख सकते हैं। तो अगर ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो इसको श्रेणी क्रम कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और यही अगर समानांतर क्रम में जोड़ा जाए इसको ऐसे जोड़ते हैं, ऐसे। तो इस अगर ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो इसका क्या हो जाता है 1/R अगर पूछे तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो प्रश्न में कह रहा है कि समानांतर प्रतिरोध में जोड़ा हुआ है और एक उसका टोटल आया है 1.403 किलो ओम, और जिसमें एक का मान 2 किलो ओम है, तो सेकंड क्या होगा। तो इसमें क्या कर देना है, जैसे 1/R हमारा कितना दिया हुआ है 1.403, तो 1/403 बराबर कितना है, एक में है 2 किलो ओम, तो सेकंड पूछ रहा है, तो बराबर हो जाएगा 1 बटा यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 प्लस 1/R2। अब इसको काट पीट कर निकाल लेना है, तो जो आंसर आएगा वही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4.70 किलो ओम, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि डायनेमो का कार्य है, तो डायनेमो क्या करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो इसका हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। इसमें याद कर सकते हैं, पहले यह आता है तो यांत्रिक को विद्युत में, ऐसे कन्फ्यूजन हो जाता है कि विद्युत को यांत्रिक, यांत्रिक को विद्युत, तो यह आता है इसलिए यांत्रिक को विद्युत में बदलेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि टरबाइन व डायनेमो से बिजली उत्पन्न करने के लिए किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो टरबाइन व डायनेमो से प्राप्त करने के लिए बिजली मैकेनिकल ऊर्जा में बदलते हैं। मैकेनिकल ऊर्जा को यानी यांत्रिक, इसको हिंदी में कहा जाता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि जब वैद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि विद्युत मोटर में क्या होता है, तो विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। नेक्स्ट है कि फैराडे स्थिरांक है, तो ऊर्जा सार्वभौमिक स्थिरांक बोला जाता है फैराडे को। यह धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है। तो बल्ब के फिलामेंट में किस किस धातु का यूज होता है, तो टंगस्टन का यूज होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि फ्यूज का सिद्धांत है, तो ये करता है आपका विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, तो ये करता है अणुओं को दोलित कर। ट्यूब लाइट में प्रकाश निर्भर करता है, तो ट्यूब में ठोस धातु यानी प्रदीप्त, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग है कि ट्यूब में ठोस धातु के अकॉर्डिंग। पंखे की रफ्तार निर्भर करती है, तो ये निर्भर करती है वोल्टेज पर। अगर ज़्यादा वोल्टेज है तो ज़्यादा तेज चलेगी, कम वोल्टेज में धीमा चलेगी। शीशे यानी लेड का प्रयोग किया जाता है, तो इसका किया जाता है विद्युत केबल में। नेक्स्ट कह रहा है कि विद्युत संचारण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाना है, कारण इसका है कि ऊष्मा की हानि इसमें कम होती है। एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक से पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये प्रेरण कहलाती है। हमारा 9 नंबर टॉपिक है चालकता। जिसमें पहला प्रश्न कर रहा है कि एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण जिसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं, तो इसे कहा जाता है थॉम्सन प्रभाव। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि अतिचालक का लक्षण है, तो इसका लक्षण है शून्य पारगम्यता। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध तो घटता है, याद रखिएगा, ये बार बार पूछता है। तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट और सिल्वर में से धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है, तो किसका यूज किया जाता है, तो इसमें जर्मेनियम का यूज किया जाता है अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 10 नंबर नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स।
इसमें पहला प्रश्न है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया उपयोग किया जाता है सूर्य ऊर्जा के उत्पादन के लिए। या डायरेक्ट कीजिएगा क्या कि नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कि परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर करता है? तो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। संलयन तो करता है हाइड्रोजन बम, इसमें भी नियंत्रित होता है कि अनियंत्रित? तो अनियंत्रित होता है संलयन अभिक्रिया। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो यूरेनियम का उपयोग होता है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है? तो अल्फा, बीटा और गामा, तीनों को करता है, अल्फा, बीटा और गामा। शीघ्रोत्पादी रिएक्टर है जो बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है, तो विखंडन प्रक्रिया के द्वारा करता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि पोखरण 2 परीक्षण कब किया गया था? तो ये किया गया था 13 मई 1998 को। नेक्स्ट दिया हुआ है कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे द्रव्यमान कितना होता है? तो 9.109 गुने 10⁻−31 kg। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का लगभग बराबर होता है, 6 7 2 6 है इसमें 5 है। जबकि सबसे कम द्रव्यमान किसका होता है? तो इलेक्ट्रॉन का। -31 का मतलब है कि 1/10⁻31, तो इसका सबसे ज़्यादा कम हो जाता है इलेक्ट्रॉन का। उसके बाद अगर अब एस पूछे तो इस पर निगेटिव चार्ज होता है, -1.6 गुने 10⁻−19। प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन का दोनों का आवेश सेम होता है, बस ये निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। और न्यूट्रॉन जो होता है चार्ज, ये आवेश लेस होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट है 11 नंबर टॉपिक, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। इसमें पहला प्रश्न कर रहा है कि पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया है? तो ये किया गया है इजराइल में। नेक्स्ट है कि ये सब मेनली करेंट पर आधारित प्रश्न था। अगर अभी वर्तमान में जो भी करेंट का बुक पढ़ रहे हैं उसमें टेक्नोलॉजी से जितने भी टॉपिक है उसको कर लीजिएगा तो ये सब बन जाएगा। दूसरा है कि बेसिक, सी, फास्ट और फोर्ट्रेन में कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो बेसिक भी है, सी भी है, फास्ट नहीं है, फोर्ट्रेन भी है, तो फास्ट हो जाएगा। और कौन कौन सी भाषा है? जैसे सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, ये सब कंप्यूटर की भाषा है। नेक्स्ट है कि 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस तरह शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? तो जी का मतलब यहाँ पे जनरेशन से होता है। नेक्स्ट है 12 नंबर टॉपिक, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजी। पहला कह रहा है कि पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा है तो वो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। दूसरा है इनसैट 2 कब छोड़ा गया? तो 10 जुलाई 1992 को। जुलाई 2019 में अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 को किस भारतीय राज्य से प्रक्षेपित किया गया था? इसे आंध्र प्रदेश से प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट है कि हाल ही में इसरो और CNES ने एक संयुक्त समुद्री निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। CNES किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो ये आपका फ्रांस का है। आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिका एम लॉन्च किया है? तो रूस। किस रॉकेट वाहन से इसरो ने GSAT-6A उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये किया आपका GSLV F8। ये भी करेंट का प्रश्न है। उपग्रह का उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है संचार, प्रसारण और मौसम विज्ञान में। 30 नंबर टॉपिक है डिफेंस टेक्नोलॉजी, रक्षा प्रौद्योगिकी। पहला कह रहा है कि भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? तो इसका नाम है रुद्रम। ये भी प्रश्न करेंट का था। अग्नि नाम जुड़ा हुआ है तो भारत द्वारा तैयार की गई मिसाइल से अग्नि। नेक्स्ट कह रहा है कि किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की? तो इसका नाम था दसॉल्ट एविएशन। यह देश हाल ही में जून 2016 का प्रश्न है, ये तो फिर करेंट का है कि कोड ऑफ कंडक्ट जो कि एक वैश्विक कार्यक्रम है बैलिस्टिक मिसाइल प्रसार को रोकने का, से जुड़ गया है, तो भारत जुड़ गया था 2016 में। वर्ष 2016 का संयुक्त सेनाभ्यास, ये मैत्री याद रखिएगा बस। मैत्री किसके साथ होता है? तो थाईलैंड के साथ। और मित्र शक्ति कमेंट कीजिएगा, मित्र शक्ति किसके साथ होता है? द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति किसके साथ होता है? तो मलेशिया के साथ। मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ होता है। 14 नंबर टॉपिक है प्रमुख वैज्ञानिक एवं आविष्कारक। किसका क्या आविष्कार हुआ है? तो रडार का आविष्कार कौन है? तो ये थे रॉबर्ट वाटसन। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस चीज़ के लिए मिला था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था। अपेक्षिता या सापेक्षता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो ये किए हैं आपका अल्बर्ट आइंस्टीन ने। नेक्स्ट कह रहा है कि सर CV रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो ये मिला था आपका 1930 में। अब आ गया विविध, लास्ट टॉपिक है साइंस का। दक्षिण गंगोत्री स्थित है तो अंटार्कटिका में भारत का ये है प्रक्षेपण, जहाँ पे शोध होता है, शोध संस्थान है दक्षिण गंगोत्री।
दूसरा है कि चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है, तो उत्तर दक्षिण की ओर करता है, इधर उत्तर हो जाता है, ये साउथ। वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था, तो नागासाकी में जो गिरा था वो प्लूटोनियम था। कब गिरा था नागासाकी में, तो 9 अगस्त को। और 6 अगस्त को कहाँ गिरा था, तो हिरोशिमा। इसका नाम हिरोशिमा में जो गिरा था 6 अगस्त को, इसका नाम था लिटिल बॉय, और 9 अगस्त को गिरा था इसका नागासाकी में, इसका नाम था फैटमैन। ये आपका ये प्लूटोनियम था, ये था आपका थोरियम। इसको देख लीजिएगा, जापान हिरोशिमा पर जो गिरा था उसका वो इसमें कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण का सबसे उपयुक्त डिजिटल अनुप्रयोग है, तो इसका उपयोग किया जाता है फोटोवोल्टिक सेल में। ये भी 2-3 बार पूछा था। स्वचालित कारों में सामान्यतः ईंधन लगता है, तो इसमें पेट्रोल लगता है। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है, तो CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, हाइड्रोफ्लोरिक कार्बन, फ्लोरोकार्बन, ओजोन। इसको ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, मीना का जलवा ऐसे करके। तो मी से हो जाएगा आपका मीथेन, ना से नाइट्रस ऑक्साइड, का से कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे जलवाष्प। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है भौतिकी संबंधी यानी फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी आविष्कार हैं एवं उसके खोज कौन कौन किए हैं। तो इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किए हैं, तो जे थॉमसन। प्रोटॉन का हो जाएगा गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड कभी कभी दे देता है। न्यूट्रॉन का तो जेम्स चैडविक। इसको भी ट्रिक के माध्यम से देख सकते हैं, जैसे इसका हो जाएगा ईट पग नॉच। ई से इलेक्ट्रॉन, ट से थॉमसन याद कर लीजिएगा, प से प्रोटॉन, ग से गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन, च से चैडविक। परमाणु के खोजकर्ता कौन है, तो जॉन डाल्टन। परमाणु बम ऑटो हॉर्न। परमाणु संरचना नील्स बोर एवं रदरफोर्ड। गति विषयक नियम कौन दिए थे, तो न्यूटन। रेडियोधर्मिता का खोज तो हेनरी बेकुरल। रेडियम का मैडम क्यूरी। सापेक्षता का सिद्धांत तो ये दिए हैं आपका अल्बर्ट आइंस्टीन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण तो ये है माइकल फैराडे। इसका हो जाएगा माइकल फैराडे। रमन प्रभाव तो ये CB रमन दिए हैं। एक्सरे का खोज विलियम W रोएंटगन, ऐसे याद कर सकते हैं। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लैंक। प्रकाश विद्युत प्रभाव अल्बर्ट आइंस्टीन, इसी के लिए इनको नोबेल भी मिला था, अभी हम लोग देख लिए हैं। विद्युत आकर्षण के नियम कुलाम। फोटोग्राफी धातु में जे निप्से। कागज में फोटोग्राफी तो ये थे W फॉक्स टालबोट। सेलुलॉइड से फोटोग्राफी तो ये जॉर्ज ईस्टमैन। आवर्त सारणी कौन दिए हैं, तो मेंडलीव। विद्युत प्रतिरोध के नियम ये आपका वर्तमान वाला जो पूछेगा, ये परमाणु संख्या वाला जो ये मोजले दिए हैं। इनका जो मेंडलीव का था ये किस पे आधारित था, परमाणु भार पे। आवर्त सारणी। नेक्स्ट है कि ये देख लिए हम लोग विद्युत प्रतिरोध के नियम, तो ओम ने। तैरने यानी प्लवन के नियम तो आर्किमिडीज। तापयानिक उत्सर्जन तो एडिसन। डायोड बल्ब तो सर जे फ्लेमिंग। ट्रायोड बल्ब ली डे फॉरेस्ट। नाभिकीय रिएक्टर एनरिको फर्मी। विद्युत अपघटन के नियम तो फैराडे। बेतार का तार मार्कोनी। डायनामाइट अल्फ्रेड नोबल। नेक्स्ट है कि विश्व के विभिन्न देशों के कुछ भौतिकविदों के प्रमुख योगदान। पहला है इलेक्ट्रॉन और बेस की माप, तो इसमें योगदान दिए थे आपका R.A. मिलिकान। परमाणु का नाभिकीय निर्देश तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड। हाइड्रोजन परमाणु का क्वांटम निर्देश तो नील्स बोर। अणुओं द्वारा प्रकाश का अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन तो यह है चंद्रशेखर वेंकट रमन। द्रव की तरंग प्रकृति तो यह है आपका लुइस वेक्टर डी ब्रॉगली। उष्मीय आयतन तो मेघनाथ साहा। क्वांटम यांत्रिकी तो सत्येंद्र नाथ बोस। नेक्स्ट कह रहा है कि अपवर्जन का नियम कौन दिए थे, तो वोल्फ गैंग पाउली। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन तो एनरिको फर्मी। क्वांटम यांत्रिकी एवं अनिश्चितता का सिद्धांत तो बर्नर हेजेनबर्ग। अपेक्षकीय इलेक्ट्रॉन सिद्धांत या क्वांटम यांत्रिकी तो पॉल डिरैक। प्रसारी भ्रमण तो एडविन हब्बल। नाभिकीय बलों का सिद्धांत तो हिडेकी युकाबा। कॉस्मिक विकिरण के सोपानी क्रम तो होमी जहांगीर भाभा। अति तरलता सिद्धांत द्रव हीलियम में तो लेब डेलीडोविक लैंडो। इसको याद कर लीजिएगा, लेब ऐसे करके, पूरा नाम मत याद कीजिएगा, जो जो ट्रिक है टाइप से है, जैसे कॉस्मिक किरणें तो भाभा ऐसे करके आधा आधा याद कीजिएगा। चंद्रशेखर सीमा तो इस चंद्रशेखर नाम पे ही है। तारों की संरचना तथा विकास ये भी दिए थे आपका इस चंद्रशेखर ने। ट्रांजिस्टर का आविष्कार है जॉन बार्डिन। अति चालकता सिद्धांत तो जॉन बार्डिन। मेसर और लेजर तो CH टाउन्स ने दिए थे। दुर्बल तथा विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रियाओं का एकीकरण तो अब्दुल सलाम। जड़त्व का नियम तो गैलीलियो गैलीली। प्रकाश का तरंग सिद्धांत तो क्रिश्चियन हाइगेंस।
गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम या गति के नियम या प्रवर्ती दूरदर्शक तो आइजैक न्यूटन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम तो माइकल फैराडे। विद्युत चुंबकीय विकिरण सिद्धांत या प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ये भी आपका है मैक्सवेल का। विद्युत चुंबकीय तरंग तो ये आपका हो जाएगा हेनरिक रुडोल्फ हर्ज। अगर बोलेगा कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो ये जो होता है मैक्सवेल। लेकिन सिर्फ रहा कि विद्युत चुंबकीय तरंग, तो ये जो होता है रुडोल्फ हर्ज। ये आपका हो जाएगा अति लघुत रेडियो तरंगे या बेतार संदेश या क्रेस्कोग्राफ, तो ये आपका है जगदीश चंद्र बोस। रेडियम तथा पोलोनियम की खोज, प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी का अध्ययन, तो ये आपका हो जाएगा क्यूरी, मैडम क्यूरी, याद रखिएगा। प्रकाश विद्युत नियम या सापेक्षता का सिद्धांत तो अल्बर्ट आइंस्टीन। कॉस्मिक किरणें तो विक्टर हेस। नेक्स्ट है उपकरण दिया हुआ है उसका उपयोग, तो सेक्सटेंट का उपयोग क्या कहाँ किया जाता है, तो ये हो जाता है दो दृश्यमान वस्तुओं के बीच के कोण को मापता है। यूडोमीटर तो वर्षा की मात्रा को मापता है। थर्मोपाइल तो विकिरित उष्मा की अल्प मात्रा को मापता है। पायरोमीटर किसी सतह के तापमान को मापता है। रिपीटर तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो एक कमजोर संकेत प्राप्त करता है और इसे पुनः प्रेषित करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व एवं उनका परसेंटेज, ये भी पूछता है कि पृथ्वी पर कितने मिलते हैं और मानव के समान शरीर में। हमेशा हम लोग टेस्ट में देख रहे हैं, तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन 46%, उसके बाद सिलिकॉन है 27%, एल्युमिनियम 8%, लोहा 5%, कैल्शियम 3.65, सोडियम 2.36, मैग्नीशियम 2.33, पोटेशियम 2.09, टाइटेनियम 0.59, हाइड्रोजन 0.14। इसमें ऊपर का 3-4 जरूर याद रखिएगा, ऑक्सीजन 46, सिलिकॉन 27, उसके बाद हो जाएगा एल्युमिनियम 8, लोहा 5, कैल्शियम 3, सोडियम 2। इतना कम से कम याद रखिएगा तो ऑप्शन पे बन जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि मानव के समान शरीर में कितना होता है, तो मानव के समान शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, इसमें भी 65, उसके बाद कार्बन 18, हाइड्रोजन 9, नाइट्रोजन 3, कैल्शियम 1.5, फास्फोरस 1.0, पोटेशियम 0.4, सल्फर 0.3, सोडियम 0.2, क्लोरीन 0.2, मैग्नीशियम 0.1, लोहा 0.004। इसमें भी यही कीजिएगा, ऊपर का जो ऑक्सीजन है 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 9.5, नाइट्रोजन, क्योंकि ऊपर का ही क्रम ज़्यादा पूछता है कि उसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए। तो ये हो गया हम लोग का। नेक्स्ट टॉपिक हमारा केमिस्ट्री है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेक्चर नंबर 3 में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।